वार्म गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू माय फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्लास 10 चैप्टर की हम पूरी सीरीज लेके आएंगे, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट आज कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे। इससे आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो नोट्स हैं ये सीबीएसई वैलिड है। ओके, तो इसके अलावा आप इससे पढ़ भी सकते हैं, अपने नोट्स से प्रिपेयर कर सकते हैं, और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी इसमें शो किए हैं डेली लाइफ के। ओके, सो आपके लिए चैप्टर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आई होप आफ्टर दिस complete the session you will be able to show and explain every concept of this chapter. Okay, so चलो without time waste किए करते हैं अपना concept start. So first topic is chemical reaction. So we have to understand what is the chemical reactions. So बच्चों chemical reactions होता क्या है ये समझ ले पहले, सबसे पहले ना chemical reactions क्या है। देखो यहाँ पे लिखा है whenever a chemical change occur, जब कोई chemical change कहीं पे हो रहा होता है तो हम उसे कहते हैं कि यहाँ पे chemical reactions हुई है। अब आप बोलेंगे सर chemical change किस तरह का हो सकता है। केमिकल चेंजेस आपने मेनली जो देखा होगा, मैं आपको कुछ एग्जांपल ऐसे लिखूंगा बच्चों जो प्रैक्टिकल लाइफ के होंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप जो साइंस पढ़े वो प्रैक्टिकली समझते हुए पढ़े। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब हम कुकिंग करते हैं घर पे, क्या करते हैं जब हम कुकिंग करते हैं, कुकिंग ऑफ फूड। जब फूड का कुकिंग करते हैं तो जैसे आप उसमें टर्मरिक डालते हैं उसका कलर एकदम से चेंज हो जाता है। तो कलर का चेंज होना वहाँ पे किस चीज को शो कर रहा होता है कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रही है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल मैं बताऊं आपको, तो यहाँ देखो मेंशन कर रखा है मैंने, वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। आप देखो यहाँ पे इमेजेस में देखो, इसमें देखो आप, ये रस्टेड हो रखा है इमेज, देख रहे हैं ना। ये जो आयरन है हमारे पास, ये जो आयरन है, ये जो आयरन का हमने लॉक लगाया है, ये कैसा हो रखा है, रस्टेड हो रखा है। ये ब्राउन से आप इसमें जो देख रहे हैं ना, यही रस्टिंग है। ठीक है ना, अगर मैं कोई कलर से दिखाऊं आपको, तो ये देखो, ये जो रस्टेड दे रखे हैं, ये रेड रेड से जो आप देख रहे हो बच्चे, ये क्या है इसका, ये इसका रस्टिंग है। ठीक है ना। सो कैसा हो सकता है, कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही है, उसका सिग्निफिकेंस क्या क्या है। सो फॉर एग्जांपल कुकिंग ऑफ फूड, रसलिंग ऑफ आयरन। ठीक है, और इसके अलावा एवोल्यूशन ऑफ गैस, ये सब क्या होता है हमारे पास, प्रिपरेशन ऑफ पीपीटी, ये सारी चीजें किस में आती है हमारी केमिकल रिएक्शंस में, कि केमिकल रिएक्शंस कहीं ना कहीं पे हो रही है। ठीक है ना, और याद रखो जब भी कोई नया सब्सटेंस कहीं पे फॉर्म्ड होता है तो वहाँ पे इसका मतलब डेफिनेटली केमिकल रिएक्शंस फॉर्म्ड हो रही है ना। सो अ न्यू सब्सटेंस आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, जब इस पे रेस्टिंग होती है आयरन पे तो क्या बन जाता है, वो आयरन ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है ना, तो ये था हमारे पास केमिकल रिएक्शंस। अब हम समझते हैं कि केमिकल इक्वेशंस क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, सो केमिकल इक्वेशंस, जैसे कि नाम से पता चल रहा है केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल रिएक्शंस कैन बी एक्सप्रेस सिंबॉलिक बाय द यूजिंग केमिकल इक्वेशंस। अब मान लो कि हमने बताना है कि Mg यानी कि हमारा जो मैग्नीशियम है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन, मैग्नीशियम इज बर्न इनटू एयर इज फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम उसे बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, सो वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब सपोज मुझे यही चीज आपको बतानी हो तो मैं बार बार थ्योरेटिकली लिखूंगा, मैं एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिख सकता हूँ उसकी। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखी मैंने, Mg मतलब यहाँ पे कौन है, मैग्नीशियम है, और बर्न करने के लिए हमें से जिस एलिमेंट की नीड होती है बच्चों वो कौन होता है, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन हो गया हमारा O2, और हमने इसको बर्न किया। सो बर्न किसके प्रेजेंस में करते हैं, हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, हमने इसको बर्न किया और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, वो MgO। ठीक है, एयर आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको बता रहा था। ठीक है, सो बस, तो केमिकल इक्वेशन क्या है कि केमिकल रिएक्शन में जो चीजें हो रही है उस चीजों को अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से समझा सकते हैं बच्चों, तो उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। अब ये वाला नेक्स्ट चीज में आ जाते हैं। अब हम देखो इसका एग्जांपल मैं आपको एक बार जरा बता दूं कि केमिकल, जैसे यहाँ पे था ना कि बर्निंग ऑफ, तो मैं इसका एक बार आपको दिखाता हूँ एग्जांपल बर्निंग का। आपको प्रैक्टिकल डेफिनेटली कराए जाएंगे लैब में ले जाके। तो ये देखो, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चंस बनता है, एनसीईआरटी में पूछा जा, उस एनसीईआरटी में भी है कि जब बर्निंग ऑफ आयरन हमें करना होता है उससे पहले हमें इसे क्लीन क्यों करना होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अभी आप इसको देख लीजिए, इसको मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, देखो ये बर्नर है, बर्नर की हेल्प से हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है ना, अब हम क्या कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पे हमने क्या करा, ये हमने इस स्पैचुला की हेल्प से हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग की हेल्प से इसको पकड़ रखा है। ठीक है ना, अभी हमने क्या कर रखा है, हमने मैग्नीशियम रिबन जो है ये रहा, इसको हमने बर्न कर रहे हैं। जब इसको हम बर्न करेंगे तो ये व्हाइट व्हाइट सा ऐश में बदल जाता है, और जो ऐश होता है व्हाइट ऐश, वो होता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है ना, जो व्हाइट ऐश होता है वो क्या होता है, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, और ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, डेफिनेटली स्कूल में कराई जाती है। ठीक है ना, सो केमिकल इक्वेशंस क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जो केमिकल रिएक्शन हुई है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही हमारा क्या कहलाता है बच्चे, वो हमारा कहलाता है केमिकल इक्वेशन। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जो भी चीज़ हमारी केमिकल रिएक्शन में हो रही है, अगर मैं उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बता सकूं तो उसी को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ओके ना, सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिजिकल स्टेट एंड ओके, फिजिकल स्टेट एंड द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन टू केमिकल रिएक्शंस। अच्छा ठीक है, देखो मेरे बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि केमिकल रिएक्शनों में दो तरह के चेंजेस होंगे। एक चेंजेस होगा जो कि होगा फिजिकल चेंज। कैसे होगा, फिजिकल चेंज।
एक जो चेंजेस होगा वो कैसे होगा, केमिकल चेंज होगा। अब आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा कंफ्यूजन है, हम कैसे याद रखेंगे किसमें फिजिकल चेंज किसमें केमिकल चेंजेस हो रहा है। तो देखो उसके लिए मैं आपको एक बहुत प्यारी सी पीडीएफ दिखा रहा हूँ आपको, आप उसको देखेंगे एक बार, हाँ तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। मैं दिखाता हूँ आपको, ये है, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखो मेरे बच्चों, देखो जब भी कहीं पे केमिकल चेंजेस की बात हो रही होती है ना, केमिकल चेंजेस अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, केमिकल चेंजेस पहले हम समझ रहे हैं, क्योंकि देखो कोई केमिकल रिएक्शन दो तरह से ही हो सकती है, या तो उसमें केमिकल चेंजेस आ रहा होगा या तो फिर उसमें फिजिकल चेंजेस आ रहा होगा। फिजिकल चेंज समझना बहुत आसान है, पहले आप केमिकल चेंज को समझो। देखो केमिकल चेंज कहते हैं अ केमिकल रिएक्शंस फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, ये चीज आपको याद रखना है बस। इसमें न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है हमेशा, केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है। जैसे आप कंबशन कर रहे हो, वुड को अगर आप जला रहे हो, है ना, तो क्या होता है लास्ट में ऐश बचेगा, है ना, राख बचती है ना, राख राख बचती है, कोयले बचते हैं, है ना, ये होता है। अब देखो रूटिंग हो रहा है इसका, ये सड़ रहा है ना, यही पक रहा है, इस तरह से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है, हमारे स्टमक में डाइजेशन में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, तो वो भी क्या एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा होता है, वो डाइजेस्ट कर रहा होता है हमारे फूड को। आप देखो रस्टिंग कितना अच्छा एग्जांपल, अब रस्टिंग कई बार एग्जामों में आया कि रस्टिंग इज द केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंज। बेटा रस्टिंग ना हमेशा याद रखना एक नया कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, क्योंकि वो आयरन ऑक्साइड बना रहा है, तो आयरन ऑक्साइड नया कंपाउंड हो गया। दैट्स वाई आप याद रखेंगे मेरे बच्चों कि रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज नॉट अ फिजिकल चेंज, बच्चे इसको फिजिकल चेंज में काउंट करते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। अब आप यहाँ जाओ, अब देखो ये जो आइसक्रीम है, ये आइसक्रीम मेल्ट हो रही है, सो मेल्टिंग किस में आएगा आपका, हमेशा फिजिकल चेंजेस में आएगा। किसी भी चीज की मेल्टिंग हो रही होगी तो किस में आएगा, फिजिकल चेंजेस आएगा, ठीक है ना। बॉइलिंग, बॉइलिंग का मतलब इवेपोरेशन, और देखो हीट हो रही है यहाँ पे हीट बाहर निकल रही है ना, सो इवेपोरेशन यानी बॉइलिंग भी आपका किस में आता है, बॉइलिंग भी आपका किस में आएगा, फिजिकल चेंजेस में आएगा। मेल्टिंग, बॉइलिंग, मेल्टिंग बॉइलिंग ऐसे याद रख लो आप, मेल्ट बॉइल, मेल्टिंग बॉइलिंग दोनों किस में आएगा, फिजिकल चेंजेस में आएगा। आप चॉपिंग कर रहे हैं, किसी चीज को काट रहे हैं, तो वो भी किस में आएगा आपका, फिजिकल चेंज में आएगा। आपने चीज लिया, चीज को आपने नाइफ से कट किया टू पीसेस में, तो वो भी आपको किस में आएगा, फिजिकल चेंजेस में। सो मेक श्योर फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज आपको पता होना चाहिए। याद रखना है कि मैटर चेंज फॉर्म्ड बट नॉट द केमिकल आइडेंटिटी, मतलब अगर आइसक्रीम मेल्ट होती है तो रहेगी वो आइसक्रीम ही, बट उसकी स्टेट चेंज हो जाती है बस, है ना। बस यही चीज कहते हैं हमारा कौन, फिजिकल चेंजेस। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फर्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट, तो हमने कवर कर लिए हैं यहाँ तक। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को समझने के लिए। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं हम। अ, अब आता है हमारा बैलेंस इक्वेशन। अब क्या होता है बैलेंसिंग इक्वेशन, इनका क्या कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाता हूँ कि क्या क्या होता है, ठीक है, ध्यान से समझना बस आप, ठीक है ना। आप मुझे अपना 20% दो, मैं आपको 80% शो करूंगा पूरा। बैलेंसिंग इक्वेशन देखो क्या होती है, जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं बच्चों, तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और रिएक्टेंट से बनते हैं बच्चों हमारे क्या, प्रोडक्ट। ध्यान से समझना इसको, ठीक है। अब देखो रिएक्टेंट क्या है, सपोज आप अपने घर पे कोई भी चीज बना रहे हैं, सब आप किचन में गए, आपने किचन में गए, आप चाय बना रहे हैं, तो टी बनाने का प्रोसेस क्या होगा, टी बनाने का प्रोसेस ये होगा कि सबसे पहले आपको चाहिए होगा वाटर, आपको चाहिए होगा मिल्क, आपको चाहिए होगा टी लीव्स, आपको चाहिए होगा शुगर, ये सारी चीज रॉ मटेरियल ही हमारे क्या है, रिएक्टेंट है, जिससे हम कोई चीज प्रोड्यूस बनाने जाते हैं, ठीक है ना। सो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमको क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए शुगर, हमें चाहिए हमारा टी लीव्स, ठीक है, हमें चाहिए हमारे टी लीव्स चाहिए हमें चाहिए, और इसके अलावा हमें चाहिए मिल्क, है ना, इसके अलावा हमें चाहिए मिल्क, और इसके अलावा हमें चाहिए वाटर। देन हम करेंगे इसको हीट। तो ये सारी चीजें क्या है बच्चे हमारी, ये सारी चीजें हमारी रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो हमारे रॉ मटेरियल हैं, जिससे हम कोई प्रोडक्ट बनाने जाएंगे, और इन सब से हमारा क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट यानी कि टी बनेगा, टी बनेगी यहाँ से हमारी। तो जो हम बनाते हैं उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं बच्चों, और प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड में होते हैं, प्रोडक्ट हमेशा कहाँ होते हैं, राइट हैंड साइड में, और रिएक्टेंट हमेशा हमारे कहाँ होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखो जो भी चीज़ आपको बनाने के लिए चाहिए ना, वो सारी चीज़ें हमारी रिएक्टेंट होंगी, और उसका जो आउटकम आएगा उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब आप इस चीज़ को देखो और सिंपल वे में समझो, मान लो कि आज आपको शाम को इवनिंग में, आप इवनिंग अपने लिए पनीर बनाना चाहते हैं, सो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी उसके लिए, तो हमको क्या क्या इंग्रीडियंट्स चाहिए, जो इंग्रीडियंट्स हमें रिक्वायर्ड है दे ऑल आर रिएक्टेंट। आपको अनियन चाहिए, आपको टोमेटो चाहिए, आपको चिली चाहिए, है ना, आपको ऑयल चाहिए, आपको जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, आपको उसमें मटर चाहिए, आपको पनीर चाहिए, जो भी चीज़ आपको चाहिए वो सब आपका क्या है, रिएक्टेंट। और उन सबको मिला के जो चीज़ बनेगा इन द प्रोसेस, आफ्टर द प्रोसेस, विच इज नोन एज प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये होता है मेरे बच्चे केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग इक्वेशंस। अब बैलेंसिंग इक्वेशन में एक चीज हमेशा याद रखना, दे ऑलवेज फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब एक केमिकल बैलेंस इक्वेशन इज ऑलवेज सेटिस्फाई द मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जितना रिएक्टेंट है उतना प्रोडक्ट बनना जरूरी होता है एक केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है ना, याद रखना। तो बस इतना ही है, यही कॉन्सेप्ट समझना है आपको, ठीक है ना। अब पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है, बैलेंसिंग इक्वेशंस, वी बैलेंस
द केमिकल इक्वेशन शो दैट नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शंस रिमेन सेम एट द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड। जैसे मैंने अभी आपको बोला था मेरे बच्चों कि जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही आपका प्रोडक्ट साइड होनी चाहिए, तभी हम उसे बैलेंस कहेंगे। लाइक अभी जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, Fe लिखा है, यहाँ पे देखो कितने Fe है, 2 Fe, यहाँ पे कितना Fe है, 1, तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है ना, बैलेंसिंग हम समझेंगे भी। तो देखो फिलहाल यहाँ पे H वाटर कितने हैं, 2, यहाँ पे वाटर 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 1। सो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। मैंने कहा ना कि द नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट साइड। तो जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में इन्वॉल्व हो रहे हैं उतने नंबर ऑफ एटम आपके प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए, ये नेसेसरी होती है कंडीशन की। अब बैलेंसिंग रिएक्शन देखो, मैं एक सिंपल सा केस लिखा हूं, जैसे मैंने कहा C+O2 गिव्स CO2। यस, दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन इन रिएक्टेंट साइड इज 1 एंड प्रोडक्ट साइड आल्सो 1। ऑक्सीजन O2 है, यहाँ पे भी O2 है, दिस इज आल्सो बैलेंस। तो ये बैलेंस इक्वेशन होगी। अब देखो यहाँ पे आयरन को देखो, आप Fe कितने हमारे पास 3, यहाँ पे Fe कितनी है 2, तो ये तो बैलेंस ही नहीं है ना। तो उसको बैलेंसिंग सीखेंगे आप कि किस तरह से बैलेंस किया जाता है, वो प्रोसेस आपको बताई जाएगी अभी, ठीक है। तो चलो, है ना। अभी देखो जैसे बैलेंस नहीं है, अभी Fe देखो आपके पास यहाँ पे 3 है, यहाँ पे Fe कितना है आपके पास 2 है, तो ये बैलेंस नहीं है ना, ये भी बैलेंस रिएक्शंस नहीं है। एक बैलेंस रिएक्शन होने की कंडीशन होती है कि रिएक्टेंट साइड जो होती है वो हमेशा प्रोडक्ट साइड के इक्वल होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे सर थोड़ा एक एग्जांपल और दे दो, तो इसको देखो एक एग्जांपल ये हो सकता है, जैसे लिखा मैंने N2 प्लस 3H2, ठीक है, रिवर्सिबल 2NH3। अब देखो नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन ऐसे काउंट करते हैं 2 3 जा 6, ठीक है, तो ये 2 पीछे तक जाएगा सबके साथ, 2 3 जा 6। सो नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 2 हियर एंड रिएक्टेंट साइड आल्सो 2, प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन इज 6, प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन आल्सो 6। सो मे बी ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, बट दिस इज नॉट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, दिस इज नोन एज स्केलेटन रिएक्शंस। जो रिएक्शन बैलेंस नहीं होती उसको हम स्केलेटन रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है बच्चों। सो इस टॉपिक के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब इसको देखो ध्यान से, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इरेज कर देते हैं यहाँ पे। पहले देखो बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझा रहा हूँ, हर एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, बस आप बने रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए, आपको एक चीज़ कॉन्सेप्ट इसकी क्लियर करा दूंगा, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कितनी होती है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना, हाँ टाइप, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में, जिसमें हमने आपको ब्रीफ में समझाया है, ये रहा। ओके, सो अब देखो इसको आप डीप में समझना, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मैं चाहता हूँ कि जब तक आपको समझ में नहीं आया आप मुझसे क्वेश्चन क्वेरी में कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन जरूर समझाऊंगा, ठीक है। चलो देखो बिल्कुल बेसिक, वैसे मुझे लगता नहीं कि नीड पड़ेगी, बट मैं आपको फिर भी 1% अगर आपको कोई डाउट है तो मैं आपको समझा देता हूँ उसको, ठीक है। तो सर हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन समझ लेते हैं, बस आप इस पिक्चर को ध्यान से देखना, ठीक है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये इसको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, और जब ये समझ में आएगा देन इसके पीछे का जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है उसको तब समझते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। तो सबसे पहले जो हमारे पास स्टार्ट होता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शनों में, वो हमारे पास स्टार्ट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्या होता है बेटा हमारे पास, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब आप देखो कॉम्बिनेशंस का वर्ड मुझे लगता है कि हर एक बच्चा समझता होगा कि व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे कि नाम से पता चल रहा है। अब देखो कॉम्बिनेशन कितना इजी है, टू डिफरेंट एटम या टू सेम एटम भी आप ले सकते हैं, उन दोनों को आपस में कंबाइन करके आपको एक न्यू फॉर्म करना है, बट प्रोडक्ट आपका एक ही होना चाहिए, ठीक है ना। रिएक्टेंट मोर देन वन हो सकता है, बट आपके प्रोडक्ट आपके जो रिएक्टेंट है वो वन से ज्यादा ही होनी चाहिए, बट प्रोडक्ट आपका एक ही होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ A प्लस बी गिव्स ए बी। याद रखेंगे यहाँ पे दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके हिंट के लिए, जो रिएक्टेंट है मोर देन वन, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा मतलब 2 3 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं, बट प्रोडक्ट शुड बी वन, ओनली वन। प्रोडक्ट एक से ज्यादा नहीं हो सकता बच्चों, कॉम्बिनेशन कंडीशन याद रखना, नाम से चल रहा है कॉम्बिनेशन, मतलब जब आप जोड़ देते हैं चीजों को उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो ये क्या होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड हमारा दिख रहा है डीकम्पोजिशन, अब नाम से चल रहा है डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन का मतलब ब्रेक डाउन करना, ठीक है ना, ए बी को ब्रेक करना। जैसे मान लो हमारे पास ए है, बी है, गिव्स ए बी। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं आपको बैलेंसिंग जरूर सिखाऊंगा, ठीक है। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो केमिकल बैलेंसिंग होती है, वो भी मैं आपको जरूर सिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी देखो आप ए प्लस बी, अब देखो हमारे पास इसमें क्या कंडीशन होती है, डीकम्पोजिशन का मतलब तोड़ना, तोड़ने के लिए रिएक्टेंट
आपका जो होना चाहिए वो केवल एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो रिएक्टेंट कितना होगा आपका, एक। बट जो प्रोडक्ट होगा वो मोर देन वन होना चाहिए, मोर देन वन। इसको आप याद रखेंगे बस, ठीक है। सो डीकंपोजिशन रिएक्शंस क्या होता है, समझ में आ गया। डीकंपोजिशन मतलब ब्रेक डाउन। जैसे आपने घर में मैगी का पैकेट लिया और उसको फाड़ा और उसके अंदर से जो मैगी थी उसके दो टुकड़े कर दिया आपने, तो वो डीकंपोजिशन हो गया। ब्रेक डाउन करना किसी चीज को, ब्रेक डाउन करने क्या होता है बच्चों, आपका डीकंपोजिशन। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ब्रेक डाउन क्या हो रहा है, डीकंपोजिशन क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। ए भी आपका एक ही माना जाता है, ये ब्रेक डाउन होकर एक से ज्यादा फॉर्म कर रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शंस। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या है। कॉम्बिनेशन हम चीजों को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। द रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंस इज नोन एज कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ ही रहा होगा। इसकी केमिकल रिएक्शंस एग्जांपल अगर हम देख रहे हैं कॉम्बिनेशंस के एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। इसका एक एग्जांपल मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि अभी जो हमने पीछे भी पढ़ा था, यहाँ पे लिख देता हूँ, H2 2H2 प्लस O2 gives 2H2O। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, और ये जो आगे वाला होता है ये पीछे तक इंटू करता है, तो ये ऑक्सीजन पे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 2। तो ये किसका एग्जांपल होगा, कॉम्बिनेशन। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के क्या बना रहे हैं बेटा, आपका वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, आपके वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब ऐसे आ जाते हैं हम किसका, डीकंपोजिशन का एग्जांपल समझे। अब नाम से पता चला डीकंपोजिशन मतलब होता है ब्रेक डाउन होना। अब देखो इसकी बहुत प्यारी सी रिएक्शंस है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। रिएक्शन है जैसे हमारे पास, मैंने लिखा 2HgO, मर्क्यूरी ऑक्साइड बोलते हैं इसे, मर्क्यूरी ऑक्साइड। अब मर्क्यूरी ऑक्साइड को जब आप हीट करते हैं, आप इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन से होता है ये हीट, और इसको आप लिखेंगे, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा मर्क्यूरी की फॉर्म में प्लस, और इसमें से जो एवोल्यूशन होता है वो किसका होता है, गैस का। ये जो साइन है गैस का साइन है, गैस रिलीज हो रही है इस रिएक्शन। अब देखो Hg2 थे, यहाँ पे भी 2 Hg हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने थे, 2, आगे वाला इंटू पीछे तक जाता है, तो ऑक्सीजन कितने यहाँ पे भी 2। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है हमारा डिकम्पोजिशन और कंपोजिशन रिएक्शंस, है ना। अब चलो इसको कर देते हैं हम इरेज, ठीक है। आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा, नोट्स बनाते हुए चलना साथ साथ, ठीक है ना। तो हमने दो तो डिस्कस कर लिए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला हमारे पास जो हमारा आ रहा है वो है ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसको हम रिप्लेसमेंट रिएक्शंस या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। सो एनसीईआरटी में इसको डिस्प्लेसमेंट लिखा है, दैट्स व्हाई हम इसको डिस्प्लेसमेंट ही पढ़ेंगे, ठीक है। हम पढ़ेंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आप वो भी समझ लो। देखो जैसे मान लो हमारे पास ए एक सब्सटेंस है प्लस, यहाँ पे दूसरे सब्सटेंस का नाम है बी और सी, ठीक है। अब क्या होता है, गिव्स के बाद आपका सी वाला सब्सटेंस ए के साथ चला गया मान लो, और प्लस बी आपका यहाँ पे अलग हो गया। तो इसने यहाँ से क्या किया, अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस किया है ना। देखो आप ध्यान से यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे देखो आप, ये सी यहाँ से डिस्प्लेस होकर किसके पास चला गया, ए के पास। तो जब कोई सब्सटेंस अपनी पोजीशन को चेंज करके किसी दूसरे के पास जाएगा तो वहाँ पे हम बोलेंगे उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। अब देखो मुझे लगता है कि आप इसे केमिकल रिएक्शन समझेंगे तो जल्दी से समझ पाएंगे, हाँ, इसलिए मैं इसको केमिकल रिएक्शन से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसका एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं लिखता हूँ एम जी, चीज करते हैं इसकी, मैं लिखता हूँ प्लस एम जी प्लस H2SO4 गिव्स। अब देखो ये बन जाता है MgSO4 प्लस H2। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, आप पहचानने की कोशिश करो, ठीक है। इस रिएक्शंस में आपका आपका मेटल है Mg1 और H2SO4 है। MgSO4 बना और क्या रिलीज हुआ आपको यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, वैसे तो बेस्ट एग्जांपल यही है कि Mg और H2SO4 की रिएक्शन हुई है, SO4 आपको वहां से कहाँ डिस्प्लेस हो गया, Mg के पास, ये रहा, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो गई, फ्री हो गई, ठीक है ना। तो किसका एग्जांपल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा, है ना। फिर आता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे भी देख लो आप, जैसे मान लो ए बी है और ये सी है, तो बी अपनी पोजीशन को चेंज करके किसके पास चल जाएगा, सी के पास चल जाएगा बस, या फिर सी इधर से अपनी पोजीशन चेंज करके इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा। तो ऐसा चेंजेस कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, है ना, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोल सकते हैं आप। एनसीईआरटी में आपके पास होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से, ठीक है ना, जिसमें चीजें डिस्प्लेस होकर एक्सचेंज हो जाती हैं। अब देखो एक रिएक्शन और लिख लेते हैं अगर आपको ऐसा है तो, अगर कंफ्यूजन है कहीं, जैसे मान लो मेरे पास है Fe प्लस CuSO4 गिव्स, तो बन जाएगा मेरे बच्चों FeSO4 प्लस Cu। हो सकता है बहुत से बच्चों ने डायरेक्टली गैस कर लिया होगा कि क्या होने वाला है, बिल्कुल सही, जो बच्चे ऐसे इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छी बात है कि SO4 यहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ जाएगा, Fe के पास, और Cu आपका फ्री हो जाएगा, है ना। तो ऐसी रिएक्शनों को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेस, मतलब एक चीज डिस्प्लेस होकर उधर चल जाएगी। जैसे मैं आपसे बोलूंगा कि बेटा अपना पेन दे दो, तो अगर आप मुझे अपना पेन दे रहे हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन मैं आपसे पेन लेके कुछ बदले में आपको दे रहा हूँ, उसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो चलो समझते हैं क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे नाम से पता चल रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहाँ से सी हो गया, इसके पास चला गया सी यहाँ से, और बी वाला पार्ट चला गया डी के पास। ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ एक्सचेंज करते हैं उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। चलो इसको डीप में समझते हैं।
और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं डबल डिस्प्लेसमेंट अब, ठीक है, और इसको कर देते हैं इरेज। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, देखो कैसे होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उसके लिए क्या करना है मेरे बच्चों, जैसे मेरे पास है ए बी प्लस सी डी, ये जो है ना ये सिंटैक्स है रिएक्शंस का, ट्रिक है मतलब समझने के लिए। तो बोर्ड एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो आप ये वाली नहीं लिखेंगे, ये तो एक ट्रिक होती है इसे याद रखने की, ठीक है। बट आपको केमिकल रिएक्शन एक्चुअल रिएक्शंस लिखनी है, तो मैं भी आपको बताऊंगा कि एक्चुअल रिएक्शंस आप कौन से वाले लिखें जो बेस्ट है आपके लिए, ठीक है ना। तो डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल में एक बेस्ट रिएक्शंस होती है बच्चों, जेड एन और SO4, ZnSO4 प्लस, और इसके साथ ले लो आप BaCl2। अब देखो मेरे बच्चे, जो Cl2 वाला है ना, ये अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं पहले रिएक्शन को पूरी लिख के देता हूँ। ZnCl2 बनता है प्लस BaSO4 बनता है। अब आप बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ है, सिंगल हुआ है डबल हुआ है। देखो Cl2 ने अपनी पोजीशन बदली है, वो यहाँ से यहाँ पे गया है, जबकि SO4 ने अपनी पोजीशन वहाँ से चेंज करके कहाँ पे आया है, Ba के पास आया है। देखो हुआ है ना ऐसा, तो दोनों ने एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ एक्सचेंज किया है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा मेरे बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सॉरी, ठीक है। द रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट टू फॉर्म टू डिफरेंट कंपाउंड्स बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है ना, तो उसका नाम पड़ जाता है क्या, उसका नाम पड़ जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सो आई होप आपको समझ में आया होगा एक कॉन्सेप्ट। तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है, अब हम इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, थ्योरेटिकल, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो इसको कर देते हैं हम साइड में, और फालतू की चीज़ें यहाँ से कर देते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखे, आप सब कुछ समझ पाए साफ साफ, ठीक है। चलो ओके, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आ गया आपका। द रिएक्शंस इन विच द सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज टू गिव्स मोर देन टू और मोर देन टू सब्सटेंस इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन किस किस की हेल्प से हो सकता है, थर्मल, यानी कि आप किसकी हेल्प से कर सकते हैं, थर्मल यानी हीट देख के कर सकते हैं उसको, है ना, थर्मल मतलब हीट का साउंड होता है, हीट की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखो आप, थर्मल डिकम्पोजिशन हो सकता है आपका, डिकम्पोज का मतलब होता है तोड़ना, डिकम्पोज करना का मतलब तोड़ना, तोड़ने के लिए आप या तो हीट की हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाई रखा है, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है, ठीक है, मैं आपको भी इसको शो करता हूँ डिटेल में, इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको, ठीक है। चलो पहले हम इसको ब्रीफली समझ लेते हैं। मैंने वैसे आपको बताया अभी कि डिकम्पोजिशन क्या होता है, पर फिर भी एक बार और लिख लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती है। देखो डिकम्पोजिशन में जनरली होता क्या है कि हमारे पास कोई एक रिएक्टेंट होगा, और वो एक रिएक्टेंट एटलीस्ट दो तो प्रोडक्ट बनाए बनाए, कम से कम दो प्रोडक्ट कम से कम वो बनाए बनाए, ऐसी रिएक्शनों को हम कहते हैं मेरे बच्चों डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जब वो टूट जाता है ना, जब वो टूट के कोई नई चीज फॉर्म करता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, है ना, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। अभी डिकम्पोज हो रहा है ना, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। एलिमेंट देखो जैसे CO है, अब CO देखो C+O में टूट गया, कोई कंपाउंड है जैसे ये है, देखो ये भी टूट गया टू टू फॉर्म में। तो जब कोई एक सिंगल चीज एक से ज्यादा फॉर्म में टूट जाती है, ब्रेक डाउन होती है, तो उससे हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है ना। अब इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ो आप, थ्योरेटिकल जब तक नहीं समझोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जो डिकम्पोजिशन है वो कितने टाइप से हो सकता है, देखो पहले, हाँ, तो डिकम्पोजिशन आपका हो सकता है या तो, अगर ये आपको छूट नहीं दिख रहा है तो आपको रिटर्न में दिखाने के लिए, देखो डिकम्पोजिशन यानी तोड़ने के लिए आप तीन तरह की हेल्प ले सकते हैं, या तो थर्मल हो सकता है, ये थर्मोलाइसिस जिसको हम कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, फोटोलाइसिस का मतलब सनलाइट की हेल्प से हो सकता है ना, लाइट की हेल्प से हो सकता है, सनलाइट की हेल्प से हो सकता है, उसे हम बोलते हैं फोटोलाइसिस। अब आप सोच रहे हो फोटोलाइसिस का कोई डेली लाइफ का एग्जाम्पल का है, तो मेरे बच्चों जो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स करते हैं वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है फोटोलाइसिस का, ठीक है ना, याद रखें फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन कर रहे होते हैं प्लांट्स। इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जाम्पल जब आप पानी गर्म कर रहे हैं अपने घर में, वो इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जाम्पल हो सकता है। थर्मोलाइसिस का मतलब होता है जब हम खाना बना रहे हैं घर पे, वो थर्मोलाइसिस का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है ना। तो चलो अब हम देखते हैं इनके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को। तो तीन तरह के डिकम्पोजिशन आपके कौन कौन से हैं, थर्मल देखो जिसमें हमने हीट यूज करी है, दूसरा है इलेक्ट्रो जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज करी है, आप इसको देखो, ये देखो एक रिएक्शन यहाँ पे शो की गई है, वाटर को आप हीट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, ये देखो ये इसका एग्जाम्पल ही हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों, इसका एग्जाम्पल ही हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कर रहे हैं डिकम्पोजिशन। फोटो सनलाइट की हेल्प से कर रहे हैं, AgCl एक रिएक्शन दिखा रखी है मैंने यहाँ पे कि AgCl है, और अगर आप उसे सनलाइट देते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, Ag में और Cl2 में। एक रिएक्टेंट और एक से ज्यादा प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट और एक से ज्यादा प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट और एक से ज्यादा प्रोडक्ट, उसी को कहते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, बस सिंपल सा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या कहते हैं उसको हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। एक रिएक्टेंट बट एक से ज्यादा प्रोडक्ट, उसे कहते हैं हम क्या, डिकम्पोजिशंस। तो डिकम्पोजिशन के तीन टाइप भी हमने देख लिए, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड जो हमें बता रही है वो बता रही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या है हमारी, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है उसको, फिर भी एक बार और ब्रीफ में समझेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी देखेंगे अपने। तो अभी हमारे पास आ जाता है जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अभी एंडोथर्मिक रिएक्शंस का क्या
मतलब होता है। देखो एंडोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब होता है जिस रिएक्शंस को करने के लिए आपको हीट रिक्वायर्ड है। जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस है ना, प्लांट्स अपने लिए खाना बनाना चाहते हैं, तो खाना बनाने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, द रिएक्शंस इन विच रिक्वायर्ड एनर्जी, जहां एनर्जी रिक्वायर्ड हो। मेरे बच्चों फोटोसिंथेसिस इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। लेकिन जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन कैसा होता है बच्चों, एक्सोथर्मिक। ये एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक में हीट रिक्वायर्ड होती है, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है। अगर इस पीडीएफ में होगा तो मैं आपको उसको भी डिटेल में समझाऊंगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने अभी आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखो जैसे FeSO4 है, यहाँ पे देखो Fe और SO4 है ना। अब FeCuSO4 है। अब क्या हो रहा है यहाँ से, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो SO4 वाला पार्ट है ये शिफ्ट हो जाता है कहाँ पे, Fe के पास। ये यहाँ चला गया, देखो रिएक्टेंट में जो चीज थी वो प्रोडक्ट में चेंज हो गई। तो इस रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, है ना, सिंपल सा। कैसा है वो, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल ये भी आपको शो किया था, जैसे ZnCuSO4 है। अब ये ZnCuSO4 है, तो CuSO4 आपका क्या चला जाएगा, Zn के पास, बन गया ZnSO4 और Cu आपका बिल्कुल फ्री हो गया। ऐसी रिएक्शन, सारी रिएक्शन, जैसे देखो लेड है यहाँ पे, लेड, और यहाँ पे क्या है, कॉपर क्लोराइड है। अब ये CuCl2 आपका यहाँ से लेड के पास चला गया, क्या बन जाएगी रिएक्शंस भी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है ना। तो जब भी जैसे आपने मम्मी को बोला मम्मी 100 रुपए दे दो, मम्मी ने आपको 100 रुपए दिए, तो वो आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी वो 100 रुपए मम्मी के पर्स में थे, आपके पास आ गए, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है ना। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ये हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि नाम से पता चल रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में आपका क्या होगा बच्चों, कि डबल डिस्प्लेसमेंट में आपका क्या होगा कि दो चीजें एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होगी। देखो जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, देखो जैसे Cl2 है, Cl2 द रिएक्शंस इन विच द टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर म्यूचुअली एक्सचेंज। अब देखो Cl2 यहाँ से यहाँ जाएगा, SO4 इधर से Ba के पास आएगा, दिख रहा है ना आपको। तो यही रिएक्शंस किसका एग्जांपल हो जाएगी, हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल। Cl2 आपका यहाँ से इधर चला गया और SO4 आपका वहाँ से Ba के पास आ गया। तो ये रिएक्शंस हो गया आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का एग्जांपल, ठीक है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का डेली लाइफ एग्जांपल, मान लो आप बाहर गए कुछ सामान लेने के लिए, सब्जी वब्जी लेने के लिए गए, तो आपने जो सब्जी ली उसके बदले आपने क्या करा, पैसे पे किए। अगर आप उससे कुछ ले रहे हो तो उसके बदले आप उससे कुछ दे रहे, ठीक है ना। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हो जाएगा। अब आता है रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस क्या है, देखो बेटा किसी केमिकल रिएक्शंस में अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। अब आप बोलोगे सर पहले तो हमें यही नहीं पता कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है, तो मैं इसको डिटेल में समझा रहा हूँ, आप जरा ध्यान से समझना एक बार, ठीक है। देखो जब किसी केमिकल रिएक्शन में हमने किसी पे ऑक्सीजन ऐड कर दिया हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ पे देखो कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया है, गिव्स के बाद रिएक्टेंट में तो नहीं था, प्रोडक्ट में कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गया है, तो कार्बन गेट ऑक्सीडाइज, यहाँ पे कार्बन क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है, ठीक है। अब किसी केमिकल रिएक्शंस में अगर हाइड्रोजन निकल जाता है, ठीक है ना, या ऑक्सीजन का लॉस होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। जैसे मैंने लिखा CuO गिव्स, लिखा Cu+O2, ठीक है, O2 एंड हाफ O2, ऐसे समझ लो आप, फिलहाल समझने के लिए लिखा मैंने ऐसे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा तो मतलब एक ही ऑक्सीजन, इसे देख के कंफ्यूज मत होना आपका, बस कॉन्सेप्ट समझो अभी आप। यहाँ से देखो ऑक्सीजन लॉस्ट हो रहा है, गिव्स के बाद कॉपर के बाद अपना ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है ना, इसके पास अपना ऑक्सीजन नहीं है। तो अगर इसके पास अपना ऑक्सीजन नहीं है तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का लॉस होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में जाने पे, देखो वहाँ पे ऊपर गेन हो रहा था, यहाँ लॉस्ट हो रहा है, तो अगर लॉस्ट हो रहा है तो हम बोलते हैं रिडक्शन, और अगर गेन हो रहा होता तो हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। और रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें दोनों चीजें एक साथ हो रही हो, एक ही टाइम पे हो रही हो, उसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब आप इस रिएक्शन को ध्यान से समझो, देखो CuO के ऑक्सीजन गिव्स के बाद Cu रह जाता है, ऑक्सीजन लॉस्ट हो गया, जिसका ऑक्सीजन लॉस्ट होता है मैंने कहा उसका रिडक्शन है, और H2 ने देखो उस ऑक्सीजन को गेन कर लिया, क्या बन गया उसका, ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। एक्चुअली जो बच्चों ये वर्ड है रेडॉक्स, यही दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, इसमें रेड मतलब रिडक्शन होता है आपका, और ऑक्स मतलब आपका ऑक्सीडेशन होता है, शॉर्ट में बोल देते हैं रेडॉक्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक ऑक्सीडेशन का एग्जांपल मुझे बहुत प्यारा सा लगा तो मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखा है, वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखो आप इसको, ठीक है, ये देखो कितना अच्छा एग्जांपल है, डेली लाइफ का एग्जांपल है, और हमारे घरों में होता भी रहता है। हम न्यू फ्रेश वेजिटेबल अपने घर पे लेके आते हैं, लेकिन अगर हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं 2-4 दिन तक, तो हम देखते हैं कि वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होने के बाद कैसा होता है, वो खराब सा होने लग जाता है। देखो जैसे ऑक्सीडाइज हो गया कितना खराब हो गया, है ना। कोई नॉर्मल सेल है और किसी फ्री रेडिकल ने उस पर अटैक किया तो सेल को भी खराब कर दिया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, जब हमारे घरों में सब्जियां जो खराब होती है आदत में, वो ऑक्सीडेशन के कारण ही खराब होती है, ठीक है ना, ऑक्सीडाइज हो जाती है, दैट्स वाई वो खराब हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। मैंने आपको बता दिया कि रेडॉक्स रिएक्शंस आपकी क्या होती है, ठीक है ना, रेडॉक्स हमने देख लिया। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये आ जाता है हमारा कोरिजन। कोरिजन और एसिडिटी। देखो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत आसान है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखाऊंगा, ये देखो। अब इनमें से जो मेटल है, मतलब जो ये है, जब मेटल ऑक्सीडाइज होने लग जाता है मेरे बच्चों, मतलब जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करने लग जाता है, तो हम बोलते हैं कि मेटल गेट ऑक्सीडाइज, और वहीं पे हम बोलने लग जाते हैं कि वो हो रहा है कोरिजन। क्या हो रहा है वहीं पे, कोरिजन। कोरिजन ऐसा फिनोमिना है जिसमें आपका जो मेटल होता है धीरे धीरे क्या हो जाता है, खराब हो रहा होता है।
डीके हो रहा होता है। अब क्यों हो रहा होता है वो भी आप समझ लो। देखो, मैनी मेटल्स आर केमिकली एक्टिव एलिमेंट, है ना, बहुत से मेटल्स होते हैं वो केमिकली एक्टिव होते हैं, लाइक जैसे आयरन होता है हमारा, ठीक है ना। सो एंड गेट इजिली अफेक्टेड बाय द सब्सटेंस लाइक मॉइस्चर, एयर, एसिड एक्सेट्रा। मतलब ये जो मेटल्स हैं ये आसानी से रिएक्शंस कर लेते हैं मॉइस्चर से, है ना, और एसिड से, वाटर से, एयर से। और ऐसे में क्या होता है, उनके ऊपर क्या आती है, एक ब्राउनिश लेयर आ जाती है, जैसे आयरन के ऊपर ब्राउनिश लेयर आती है, कॉपर के ऊपर ग्रीन लेयर आती है, गोल्ड आपका फेड हो जाता है, सिल्वर के ऊपर ब्लैक लेयर आती है। मेरे बच्चों, चांदी देखा होगा ना आपने, चांदी की जो पायल वगैरह होती है काली पड़ जाती है, तो वो कोरिजन के कारण ही पड़ती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है हमारे पास को क्या होती हैं, ये अगर हमारा मेटल खराब हो रहा है तो हम बोलते हैं उसे कोरिजन, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारा फूड मटेरियल खराब हो रहा है ना, सो हैव यू ईट द टेस्ट एंड द स्मेल्ट द फेल्ट ऑयल कंटेनिंग ऑयल फूड लेफ्ट फॉर द लॉन्ग टाइम। आपने देखा होगा कि आपने कभी मार्केट से आप चिप्स वगैरह के पैकेट लेके आए होंगे, आपने देखा होगा कि वो बहुत ज्यादा मोटा फ्लावर रहता है। हम सोचते हैं कि वो हमें बेवकूफ बनाने के लिए उसके अंदर हवा भर के रखते हैं, नहीं, वो हमें बेवकूफ नहीं बना रहे बच्चे, वो उसके अंदर भरते हैं नाइट्रोजन गैस। याद रखना, रेंसिडिटी प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं। कौन सी गैस का यूज करते हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस एक ऐसी गैस होती है जो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करने देती है, और जो आपके चिप्स के पैकेट के अंदर जितनी भी चीज होती है वो प्रोटेक्ट रहती है ना। इसके अलावा आप फ्रीजर में चीजों को रख सकते हैं। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी का मतलब है जब हमारी कोई फूड, जैसे देखो यहाँ पे ये ब्रेड है, ठीक है, ये कैसा हो रहा है, देखो इसमें फंगस जमने लगी है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर मेटल ऑक्सीडाइज होता है तो हम बोलते हैं कोरिजन। कोई आपसे पूछे व्हाट इज द कोरिजन, आप सिंगल वर्डिंग में समझा सकते हैं, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस अराउंड इट्स सच एज मॉइस्चर, एसिड, एयर, है ना, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी, वाटर, ये सब चीजें इसमें आएगी। तो अगर हमारा मेटल वाटर के कॉन्टेक्ट से, एयर के कॉन्टेक्ट से, एसिड के कॉन्टेक्ट से, मॉइस्चर कॉन्टेक्ट से खराब हो रहा है, तो हम उसे कहते हैं क्या, कोरिजन। अब कोरिजन देखा कहाँ है, डे लाइफ एग्जांपल में रेडिश ब्राउन कोटिंग आप आयरन आपने देखा होगा, देखो यहाँ पे शो भी हो रहा है। इसके अलावा मैंने अभी एग्जांपल दिया कि जो सिल्वर होती है ब्लैक हो जाती है। अब मान लो कि कोरिजन हो तो गया, अब मैं इसे बचाऊं कैसे, प्रिवेंट कैसे करूं। प्रिवेंट करने के लिए या तो ऑयलिंग करते हैं या फिर आप पेंट करते हैं। क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। तो पेंट करना भी किस में आता है आपका, प्रिवेंट में आता है। प्रिवेंट मतलब होता है बचाना। आप पेंट कर सकते हैं बच्चे, ठीक है ना। पेंट करने से चीजें क्या हो जाती हैं, बच जाती है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इसमें डायरेक्टली पूछी जाती है आपसे, है ना, कोरिजन। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका रेंसिडिटी। रेंसिडिटी जैसे मैं आपको पढ़ाई रहा था कि अगर आपका फूड आइटम खराब हो रहा है, अब आपने को प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, फूड को ऐसे इन्वायरमेंट में रखते हैं जहाँ पे वो ऑक्सीडाइज ना हो सके। जैसे चिप्स के पैकेट है तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर के रख देते हैं, है ना। हम देखते हैं कि हमने खाना बना लिया और हमको खाना लेट में खाना है, तो हम खाने को उठा के कहाँ पर रख देते हैं, फ्रीज़र में रख देते हैं। तो फ्रीज़र एक ऐसा इन्वायरमेंट देता है जिससे हमारा खाना जो होता है ख़राब नहीं होता है, ठीक है ना। तो रेंसिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा फूड ऑक्सीडाइज होकर ख़राब हो रहा होता है और हमें उसे बचाना होता है, ठीक है ना। हम भी तो चाहते हैं कि हमारा खाना ख़राब ना हो। जैसे मम्मी ने बहुत सारा खाना बना दिया दिन में, तो अगर वो बच रहा है तो हम क्या करते हैं, उस खाने को उठा के फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रखने से हमें बेनिफिट ये होता है मेरे बच्चे कि वो खराब नहीं होता। खराब क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रहा है। ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हमारा फूड खराब हो जाता है। अब इसे बचाने के जो तरीके हैं उनमें एक तरीका होता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटी मतलब होता है उल्टा, और ऑक्सीडेंट मतलब जो ऑक्सीडेंट का उल्टा करे। एंटीऑक्सीडेंट में एग्जांपल BHT, BHA, ये एग्जांपल आ जाते हैं इसमें, ठीक है। जो कि जिसका काम क्या होता है, हमारे फूड को प्रोटेक्ट करने का काम होता है, बचाने का काम होता है, ठीक है ना। ये मिला देते हैं ऊपर से उसके, और हमारा खाना जो है वो बच जाता है काफ़ी लंबे टाइम तक। तो याद रखना, रेंसिडिटी होती क्या है, रेंसिडिटी खाने की चीज़ों में होती है, जबकि कोरिजन किस में होता है बेटा, मेटल्स में होता है। कोरिजन कोरिजन में मेटल ऑक्सीडाइज होते हैं आपके, जबकि रेंसिडिटी में क्या होता है, फूड ऑक्सीडाइज होता है आपका, ठीक है ना। ये चीज़ें याद रखना है, ठीक है। और रेंसिडिटी का एक परफेक्ट एग्जांपल अगर आप जानना चाहते हो, रेंसिडिटी आप क्या करोगे, एक ब्रेड का टुकड़ा ले लो या फिर कुछ भी। अगर आप एक कटोरी दाल ले लेते हो और उस दाल को आपने दिन में निकाल दिया एक तरफ, ठीक है। अब रात के टाइम पे अगर आप उसे देखोगे ना, तो उसमें आपको रात को या फिर अगले दिन आप उसे देखोगे तो उसमें फंगस वंगस से जम जाएगी अपना आप ही, है ना। तो इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज हो चुका है, टोटली खराब हो चुका है, वो खाने लायक नहीं रहा, है ना। तो क्या करना चाहिए, इसलिए हमें उसको उठा के अगर हमने क्या रख दिया, फ्रिज में रख दिया होता, तो वो प्रिवेंट रहता, बचा हुआ रहता वो, है ना। सो रेंसिडिटी होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारा फूड क्या हो रहा होता है, खराब। ओके, सो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। बाय बाय।